नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोमवार को विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को कमजोर किया है। गोगोई ने पूछा कि जब भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब आयोग ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधा गया। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख मतदाताओं की अचानक बढ़ोतरी पर आयोग की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। गोगोई ने कहा कि यह साफ दिखाता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। इसी बीच बिहार में विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और कनिमोझी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा पर वोट चोरी के आरोप दोहराए और प्रक्रिया को चुपचाप अदृश्य धांधली बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कथित वोट चोरी के खिलाफ चुनाव आयोग को 18,000 से अधिक शपथ पत्र सौंपे, लेकिन अब तक इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि आयोग के पास गड़बड़ियों और अनियमितताओं की पूरी जानकारी मौजूद है, इसके बावजूद ना कोई जवाब आया और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर है और अब सिर्फ सुधार नहीं बल्कि व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। अखिलेश के मुताबिक जब आयोग ईमानदारी से काम करेगा तो करोड़ों भारतीयों का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य और निष्पक्षता के मार्ग पर जनता हमेशा खड़ी रहती है और अब जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसने इंडिया ब्लॉक की चिंताओं का समाधान करने की बजाय और अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि घर घर सर्वे के बावजूद बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम कैसे हटाए गए और नए पंजीकृत मतदाताओं की असामान्य रूप से कम संख्या क्यों है। स्टालिन ने विशेष रूप से उन युवाओं के नामांकन पर सवाल उठाया जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और कहा कि क्या उनके लिए कोई डेटाबेस तैयार किया गया है। उन्होंने चेताया कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 की प्रक्रियाओं और अपील की समय सीमा के कारण बिहार चुनाव में बड़ी संख्या में लोग सूची से बाहर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आयोग अन्य राज्यों में विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर करते समय इन समस्याओं पर विचार करेगा। डीएमके अध्यक्ष ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार न किए जाने पर भी सवाल उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बीच टकराव और तेज हो गया है। सीसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह अपने वोट चोरी के आरोपों को 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र के जरिए साबित करें, वरना पूरे देश भर से माफी मांगे। अब इस चेतावनी को आपत्तिजनक बताते हुए इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई और इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा शुरू कर दी है। सोमवार को हुई गठबंधन की बैठक में सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही विपक्ष ने लोकसभा में अंतरिक्ष मिशन पर होने वाली विशेष चर्चा का बहिष्कार करने का भी फैसला किया और कहा कि वे केवल बिहार एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और 2023 में ऐसा कानून पास किया गया जिससे आयोग के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन हो गई। औरंगाबाद की सभा में राहुल ने कहा कि वे और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की धमकियों से नहीं डरेंगे। बिहार में विशेष गहन भू निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यादव ने एक्स पर 10 सवाल साझा करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। उनके सवालों में शामिल था, अगर राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट की जांच क्यों नहीं हुई? अगर पुरानी वोटर लिस्ट दोषपूर्ण थी तो क्या पिछले चुनाव में गड़बड़ी हुई थी? एसआईआर से पहले राजनीतिक दलों से राय क्यों नहीं ली गई और चुनावी साल में यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? योगेंद्र यादव ने यह भी पूछा कि बाढ़ बारिश के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? कितने लोगों ने दस्तावेज नहीं जमा किए? कितने फॉर्म पीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड किए?
और एसआईआर के जरिए कितने विदेशी मतदाता निकाले गए। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह बिहार में एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रहा है और दावा किया कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। CSTS लोकनीति सर्वे के अनुसार चुनाव आयोग का विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान यानी एसआईआर गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अध्ययन में सामने आया है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के पास आवश्यक दस्तावेजों की भारी कमी है। रिपोर्ट बताती है कि गांवों में लगभग 20% लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, जबकि पैन, पासपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र जैसी पहचानें मुख्य रूप से अमीर और शहरी तबकों तक सीमित हैं। बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विशेषज्ञों ने चेताया कि दस्तावेजों की अनिवार्यता कमजोर वर्गों को मतदान अधिकार से वंचित कर सकती है और यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आयोग को सामुदायिक सत्यापन और शपथ पत्र जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए ताकि कोई भी नागरिक मताधिकार से वंचित ना हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। असम में भाजपा सरकार द्वारा करीब 3000 बीघा यानी 8.1 करोड़ वर्ग फुट जमीन एक निजी कंपनी को सीमेंट फैक्ट्री और खनन के लिए देने के फैसले पर विवाद तेज हो गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मेधी ने इस फैसले पर हैरानी जताई और सुनवाई के दौरान कहा कि 3000 बीघा यह कोई मजाक है या कुछ और। मुद्दा जरूरत का नहीं बल्कि जनहित का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनकी प्रतिक्रिया को लेकर बहस छिड़ गई है। कई एक्स हैंडल ने दावा किया कि यह जमीन अडानी समूह को दी गई है, जबकि अन्य ने स्पष्ट किया कि महाबल सीमेंट नामक कंपनी को यह जमीन मिली है, जिसका अडानी के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हालांकि इंडिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट ने इसे अडानी से जुड़ा बताया। याद दिला दें कि 2022 में अडानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को खरीदकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता बनने का दर्जा हासिल किया था। वहीं इसी बीच विपक्ष और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आदिवासी व सार्वजनिक भूमि को बड़े कॉरपोरेट्स को सौंपने और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल आज सोमवार शाम बैठक कर अपने उम्मीदवार पर फैसला कर सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि यह निर्णय सहयोगी दलों के साथ व्यापक चर्चा के बाद लिया गया और उम्मीद जताई कि चुनाव सर्वसम्मति से होगा। 68 वर्षीय राधाकृष्णन आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और झारखंड व पुडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं। उनकी उम्मीदवारी पर विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने आरएसएस संबंधों पर सवाल उठाए, जबकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने उन्हें संतुलित व्यक्तित्व बताते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की कुलपति नईमा खातून की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खातून को उनके पति, जो उस समय एएमयू के कुलपति थे, के महत्वपूर्ण वोट से लाभ मिला, जिसे हितों का टकराव बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की कि आदर्श रूप से कुलपति को नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील में आया है जिसमें खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रन ने बताया कि वे पहले एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में चयन प्रक्रिया का हिस्सा रह चुके हैं, इसीलिए खुद को मामले से अलग कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 2 मतों निवर्तमान कुलपति सहित ने परिणाम को प्रभावित किया। इसके अलावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने खातून की नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया और आपत्ति का विरोध किया। अब यह याचिका दूसरी बेंच के समक्ष सुनी जाएगी। बिहार में लंबे समय से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी STET नहीं तो वोट नहीं लिखी तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बल प्रयोग से इनकार किया है। पटना DSP लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा
कि अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलने जा चुका है, लेकिन बाकी प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर धरना देना है तो तय स्थान गर्दनी बाग में दें, लेकिन मुख्य मार्ग जाम करने से आम लोगों, बच्चों और यात्रियों को परेशानी होती है। अभ्यर्थी कई वर्षों से परीक्षा आयोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी महिला अस्पताल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ मुस्लिम इंटर्न छात्रा उमामा को सीनियर डॉक्टर इंदु गुप्ता ने हिजाब पहनकर ड्यूटी करने से रोक दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में है। डॉक्टर इंदु गुप्ता का कहना है कि मरीज को डॉक्टर का चेहरा देखने का अधिकार है और अगर हिजाब पहनना जरूरी है तो उमामा को मेडिकल फील्ड छोड़ देनी चाहिए। वहीं उमामा ने तर्क दिया कि वह बायोमेट्रिक अटेंडेंस और नाम की प्लेट लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने धर्म के कारण हिजाब नहीं उतार सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद नया नहीं है। पहले भी उन्होंने प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया से शिकायत की थी, जिन्होंने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात कही थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अस्पताल में प्रदर्शन कर डॉक्टर इंदु गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.